एक बूढ़ी माँ की कहानी है जिसने एक यतीम बच्चे को पाला, मगर जब वो जवान हुआ तो माँ को तन्हा छोड़ गया। और फिर जो उसका अंजाम हुआ, सुनकर रूह कांप जाएगी। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। आखिर तक जरूर सुनिए। रात का आखिरी पहर था। गांव के एक कोने में मिट्टी का पुराना घर खामोश खड़ा था। उसी घर में रहती थी रुखसाना बीबी, एक बूढ़ी औरत जिसका शौहर कई साल पहले दुनिया से जा चुका था। न कोई औलाद, न कोई रिश्तेदार। अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर दिल की एक ही ख्वाहिश थी, या अल्लाह, मेरा भी कोई सहारा बन जाए, कोई ऐसा हो जो मुझे मां कहकर पुकारे। रातों को वो अक्सर आसमान की तरफ देखती, तस्बीह के दाने गिनते हुए आहिस्ता आहिस्ता दुआ करती रहती। उसी दुआ के बाद एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के बाहर मस्जिद के करीब एक औरत चादर ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसके हाथों में एक चादर में लिपटा नन्हा सा बच्चा था। वो मस्जिद के दरवाजे के पास रुकी, बच्चे को जमीन पर रखा और लरजती आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, इसे इसकी मां से बेहतर मां देना। आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो औरत तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। कुछ घंटों बाद फज्र का वक्त था। रुखसाना बीबी वजू के लिए घर से निकली तो मस्जिद के करीब से रोने की आवाज आई। वो लाठी टेकते हुए वहां पहुंची तो देखा एक बच्चा चादर में लिपटा जमीन पर कांप रहा था। रुखसाना के दिल की दुनिया जैसे थम गई। वो झुककर बच्चे को उठाती है, चादर साफ करती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, मेरे मौला, ये तो मेरी दुआ का जवाब है ना। उसके चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आ जाती है। बच्चा जैसे मां के स्पर्श को पहचानता है और चुप हो जाता है। रुखसाना बीबी उसे सीने से लगाकर आहिस्ता से कहती है, अब तू मेरा बेटा है, तू मेरे बढ़ापे का सहारा बनेगा। सुबह जब रोशनी फैली तो गांव की एक औरत हलीमा, जो रोजाना बूढ़ी अम्मा के लिए दूध लेकर आती थी, आज भी बर्तन हाथ में लिए दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे से अंदर झांका तो चौपाई पर एक छोटा सा बच्चा चादर में लिपटा पड़ा था। हलीमा बोली, अरे अम्मा, ये बच्चा कहां से आया? तुम्हारे घर में? रुखसाना बीबी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, अल्लाह ने सुन ली मेरी दुआ। रात मस्जिद के पास पड़ा था, रोता हुआ। मैंने देखा तो दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़ दूं। मैं उठा लाई। अब ये मेरा बेटा है। हलीमा हैरान रह गई। उसने आगे बढ़कर बच्चे को देखा और बोली, अम्मा, तुमने बड़ा नेक काम किया है। अल्लाह तुम्हें इसका इनाम देगा। ये बात ज्यादा देर छुपी नहीं रही। कुछ ही दिनों में गांव भर में चर्चा हो गई कि रुखसाना बीबी के घर एक यतीम बच्चा आ गया है। अब रोज 2-4 औरतें आ जाती। कोई कहती, अल्लाह ने नसीब वाला बच्चा दिया है। कोई कहती, पता नहीं किसका है। मगर रुखसाना बस मुस्कुराकर एक ही बात कहती, जिसका भी हो, अब मेरा है। वक्त के साथ लोग आदी हो गए। गांव में अब जब भी रुखसाना नजर आती, उसके बाजुओं में वो बच्चा होता और सबके लबों पर एक ही जुमला होता, यही तो अम्मा का सहारा है। वक्त गुजरता गया। बच्चा अब 3-4 साल का हो गया था। रुखसाना बीबी उसे देखती थी तो दिल में एक ही ख्याल आता, अगर ये पढ़ लिख जाए तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। एक दिन अम्मा ने हिम्मत की। वो लाठी संभाल कर गांव के स्कूल चली गईं। वहां पुराने उस्ताद यासीन बैठे हुए थे। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, एक बात कहनी थी। मेरे पास एक यतीम बच्चा है। चाहती हूं कि ये पढ़ लिख जाए, मगर मेरे पास न किताबों के पैसे हैं न बस्ते के। क्या तुम इसे पढ़ा लोगे बिना फीस के? उस्ताद यासीन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, अम्मा, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं कल खुद आ जाऊंगा, किताबें भी लाऊंगा, बस्ता भी। बस आप इसे तैयार रखना। अम्मा ने शुक्रिया के साथ दुआ दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अगले दिन सुबह के वक्त उस्ताद यासीन अम्मा के घर आए। हाथ में कुछ पुरानी किताबें, एक बस्ता और 2 पेंसिलें थीं। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा, कल से स्कूल आना। तुम्हारी अम्मा चाहती हैं कि तुम कुछ बनो। रुखसाना बीबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ पूरी कर दी। वक्त गुजरता गया। बच्चा अब 3-4 साल का हो गया था। अहमद स्कूल जाने लगा। शुरू में वो चुपचाप बैठता, किसी से बात नहीं करता था, मगर उस्ताद यासीन का प्यार और शफकत आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बनाने लगा। हर रोज वो बस्ता उठाए,
अम्मा के दरवाजे से निकलता और रुखसाना बीबी उसके पीछे दुआ के लिए हाथ उठा देती थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को इल्म वाला बना, नेक बना, इज्जत वाला बना। वक्त गुजरता गया। अहमद पढ़ाई में अच्छा होता गया। उस्ताद भी कहते, ये लड़का बड़ा ज़हीन है, इसका मुस्तकबिल रोशन है। रुखसाना बीबी जब गांव की औरतों से सुनती तो खुशी से उनकी आंखें भर आती। उनके चेहरे पर फख्र होता, मेरा अहमद अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख कर कुछ बनेगा इंशाअल्लाह। सालों बीत गए। अहमद अब जवान हो गया था। गांव के स्कूल के बाद उसके उस्ताद ने कहा, अम्मा, अहमद को अब शहर भेज दो, वहां कॉलेज में पढ़ लेगा, किस्मत बदल जाएगी। रुखसाना बीबी ने कांपते दिल से कहा, मेरा दिल नहीं मानता, मगर अगर इल्म के लिए जाना है तो जा बेटा, अल्लाह तेरा हाफिज हो। शाम का वक्त था। अम्मा और फराज आंगन में चारपाई पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, सूरज ढलने को था। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, जब तू शहर से वापस आएगा ना, मैं तेरी शादी पड़ोस वाली औरत की बेटी से करवा दूंगी। बहुत सीधी सादी और नेक बच्ची है, तेरे लिए अच्छी रहेगी। फराज ने मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। जैसे आप चाहें अम्मा। अम्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बस खुश रहना और कभी मां को भूल मत जाना। फराज शहर पहुंच गया। पहले कुछ दिन मुश्किल गुजरे, मगर जल्द ही उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वो शहर के एक जनरल स्टोर पर कैश काउंटर के काम पर लग गया। वो एक दुकान पर काम करता था, सुबह से शाम तक। शहर की भीड़ और शोर में गांव जैसी सुकूनत नहीं थी, लेकिन अम्माओं की याद हर वक्त दिल में रहती थी। हर महीने वो अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में से कुछ पैसे जरूर अम्माओं को भेजता। जब कभी डाकिया गांव में लिफाफा लेकर आता तो अम्माओं के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती। वो कहती, मेरा बेटा कितना नेक है, अपनी मां को नहीं भूला। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। फराज के आसपास शहर की चमक, नए लोग और नया माहौल आ गया। जिन हाथों में कभी अम्माओं के लिए पैसे होते थे, अब वही हाथ दोस्तों के साथ बैठकों में, होटलों और तफरीह में मसरूफ रहने लगे। पहले महीने जो खत और पैसे अम्मा को बाकायदी से जाते थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगे। अम्मा हर दिन डाकिये की राह देखती, लेकिन अब न कोई लिफाफा आता, न कोई सलाम। रातों को अम्मा दरवाजे के पास बैठकर सोचती, शायद मेरा बेटा बहुत मसरूफ होगा, शायद हालात ने रोक लिया हो। मगर दिल के किसी कोने में दर्द बढ़ता जा रहा था। शहर ने फराज को बदल दिया था और अम्मा गांव की खामोश रातों में अब सिर्फ दुआ करती थी कि उसका बेटा फिर से वही फराज बन जाए जो कभी मां के बगैर सांस भी नहीं लेता था। फराज अब शहर के एक जनरल स्टोर पर कैश काउंटर पर काम करता था। जिंदगी कुछ संभलने लगी थी। एक दिन स्टोर में एक लड़की आई, शहर की रहने वाली, स्टाइलिश लेकिन नरमी के साथ बात करने वाली। चेहरे पर एक एतमाद और आंखों में वो रोशनी थी जो सीधा दिल में उतर जाए। वो अक्सर स्टोर पर आती, कभी किसी चीज का बहाना बनाती, कभी बात बढ़ाने का मौका। पहले पहल फराज बस औपचारिक सा सलाम करता, लेकिन रफ्ता रफ्ता बातों का सिलसिला बन गया। वो कभी पूछती, आप यहां रोज होते हैं? और फराज मुस्कुराकर कहता, हाँ, यही मेरी ड्यूटी है। चंद दिनों बाद उसने फराज से कहा, आपसे बात करके अच्छा लगता है, बाकी सब तो बस काम की बात करते हैं। बस वो जुमला दिल में उतर गया। नंबर का लेना देना हुआ और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी पार्क में, कभी कैफे में, कभी सड़क किनारे चाय के स्टॉल पर। अब अम्मा के लिए लिखा गया खत मेज पर अधूरा रह जाता और रातें किसी और के नाम होने लगीं। फराज बदलने लगा था। शहर का रंग उस पर चढ़ने लगा था। गांव में सर्द शाम थी। अम्मा घर के सहन में पुरानी चारपाई पर बैठी थी। सामने चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी। कुछ दिनों से फराज का कोई पैगाम नहीं आया था। वो रोज दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई आकर कहे कि अम्मा, खत आया है, लेकिन दरवाजा हर रोज वैसे ही खामोश रहता। एक दिन शाम के वक्त फराज ने सबा को फोन किया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, सबा, अगर तुम्हें वक्त हो तो पार्क आ जाओ, कुछ बात करनी है। सबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रही हूं। कुछ देर बाद वो पार्क पहुंची। शाम का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक थी। दरख्तों के दरमियान सूरज की आखिरी किरणें झलक रही थीं। फराज बेंच पर बैठा था, जैसे किसी सोच में गुम हो। सबा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई और नरमी से बोली, क्या बात करनी थी इतनी संजीदगी से? फराज ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता से कहा,
सबा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहो। सबा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, फराज, मैं भी यही चाहती हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। फराज के चेहरे पर सुकून सा फैल गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। तो फिर फैसला हो गया सबा, हम शादी करेंगे। सादा सी तकरीब में निकाह हुआ। कुछ दोस्त, कुछ करीबी अजीज और फजा में एक खामोश खुशी। निकाह के बाद सबा ने फराज से कहा, मैं गांव नहीं जा सकती, मैं शहर में ही रहना चाहती हूं। फराज ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, ठीक है सबा, जैसे तुम चाहो। सबा मुस्कुरा दी, मगर फराज के दिल के किसी कोने में एक दर्द सा जाग गया। अम्मा की याद, वो पुराना मिट्टी का घर और दरवाजे पर इंतजार करती मां। काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो थक कर बोली, अब मैं खुद ही अपने बेटे को खत लिखूंगी। उन्होंने मोहल्ले के उस्ताद को बुलाया, जिनसे कभी फराज ने पढ़ना लिखना सीखा था। बोली, बेटा, मेरे लिए एक खत लिख दो। उस्ताद ने कागज फैलाया, कलम उठाया और अम्मा आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, प्यारे बेटे फराज, बहुत दिन हो गए, तेरी कोई खबर नहीं आई। माँ हर दिन तेरा इंतजार करती है, ना कोई खत ना फोन। दिल घबरा जाता है कि तू ठीक तो है ना, खाना खाता है, आराम करता है। बेटा, माँ के दिल को तसल्ली दे दे, बस एक खत भेज दे ताकि मैं सुकून से सो सकूं। जब उस्ताद ने लिख कर दिया, अम्मा ने वो कागज सीने से लगा लिया। बोली, अब यही मेरा सहारा है। फिर वो 2 दिन तक उस खत को अपने पास रखे रहीं। हर शाम वो खत निकाल कर देखती, लिफाफे पर हाथ फेरती, जैसे उसके जरिए बेटे के चेहरे को महसूस कर रही हूं। तीसरे दिन सुबह डाकिया गांव आया। अम्मा ने दरवाजे से आवाज दी, बेटा जरा इधर आओ, मुझे अपना खत देना है, फराज को भेजना है। डाकिया करीब आया। अम्मा ने हाथ कांपते हुए खत दिया। बोली, देखो, ये मेरे बेटे के नाम है, पता तुम्हें मालूम है ना, वही शहर वाला स्टोर। डाकिया ने सर हिलाया। हाँ अम्मा, मैं पहुंचा दूंगा, फिक्र न करें। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा, दुआ की, या अल्लाह, ये खत मेरे बेटे तक जरूर पहुंच जाए। 2 दिन बाद वो खत शहर पहुंचा। डाकिया रोज की तरह स्टोर पर आया। उसने फराज के सामने आकर कहा, बेटा, ये तेरे नाम का खत है, गांव से आया है। फराज ने जल्दी से खत लिया, मगर उस वक्त दुकान पर रश था। उसने लिफाफा जेब में डाल लिया और काम में लग गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो खामोशी से कमरे में गया, कपड़े बदले और जेब से वो लिफाफा निकाला। आहिस्ता से खोला। कागज पर उस्ताद की लिखी हुई पहचान सी लिखाई थी, चंद सादा अल्फाज, मगर हर एक लफ्ज मां की मोहब्बत से भरा हुआ था। प्यारे बेटे फराज, बहुत दिन हो गए, तेरी कोई खबर नहीं आई। मां हर दिन तेरा इंतजार करती है, न कोई खत न फोन। बस एक सलाम भेज दे बेटा, ताकि मेरा दिल मुतमिन हो जाए। वो देर तक खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सबा कमरे में आई। पूछा, क्या हुआ, किसका खत है? फराज ने धीरे से कहा, अम्मा का है। सबा ने हल्का सा तंग लहजे में कहा, फराज, अब इन बातों में ना उलझो, गांव की दुनिया अलग है, यहां अपनी जिंदगी संभालो। फराज ने खत तह किया, मेज पर रख दिया। दिल चाहा जवाब लिखे, मगर जबान जैसे बंद हो गई। वो चुप रहा और वो खत मेज के कोने में पड़ा रह गया। गांव में अम्मा के पास 2 औरतें आती हैं, सलाम करती और पास बैठ जाती। एक ने पूछा, अम्मा, फराज का कुछ पता चला, कब आएगा वो? अम्मा ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, बस बेटा, शहर गया है, वहीं मसरूफ होगा। बड़े शहर में कौन याद रखता है पुराने लोगों को। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी लरज गई और आंखों में नमी आ गई। औरतों ने तसल्ली दी, अल्लाह खैर करेगा अम्मा, जवान बच्चा है, नसीब अच्छे करेगा रब। अम्मा ने सर हिलाया और आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा फराज जहां भी हो, खैरियत से हो। रात को जब सब सो गए, अम्मा चुपचाप चारपाई पर लेटी रहीं। उसके चेहरे पर दुख और दुआ दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे थे। वो आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें पाला, अब तुम कहां खो गए मेरे बेटे। शादी को कुछ दिन गुजर चुके थे। सबा और फराज अब शहर के घर में अपनी नई जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन शाम के वक्त फराज चुपचाप कुर्सी पर बैठा सोच में गुम था। सबा कमरे में आई और मुलायम आवाज में पूछा, क्या बात है फराज, कुछ परेशान लग रहे हो?
फराज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मां को यहां बुलाना चाहता हूं। वो अकेली हैं गांव में, दिल बहुत घबराता है उनके लिए। सबा ने फौरन चेहरा मोड़ लिया। फराज, मैं गांव नहीं जा सकती, मैं शहर की लड़की हूं, वहां की जिंदगी मेरे बस की नहीं। फराज ने समझाने की कोशिश की। तो ठीक है, हम अम्मा को यहां बुला लेते हैं, वो हमारे साथ रह लेंगी। सबा ने फौरन इनकार किया। नहीं, मैं किसी देहाती औरत के साथ नहीं रह सकती। यहां लोग बातें बनाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मैं वो जिंदगी नहीं जी सकती फराज। फराज ने कुछ लम्हे उसे देखा। दिल में अजीब सा बोझ था। एक तरफ वो औरत थी जिसने उसे पाला, दुआएं दी, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसे वो खोना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सबा, जैसे तुम चाहो। सबा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया, मगर फराज की आंखों में खुशी नहीं थी। कहीं अंदर से एक आवाज आ रही थी, अम्मा अकेली रह जाएंगी। शादी के कुछ अरसे बाद फराज ने अम्मा से राब्ता कम कर दिया। शुरू में वो कभी कभार फोन करता, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। अब वो सबा के साथ शहर की जिंदगी में मसरूफ था। नौकरी, घर, दोस्त और नई जिम्मेदारियां, सब ने उसे बदल दिया। अम्मा की याद कभी दिल में आती भी तो सबा की बातों में दब जाती। उधर गांव में अम्मा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आंखों की रोशनी मध्यम, हाथों में कपकपाहट और दिल में सिर्फ एक सवाल, मेरा बेटा कहाँ है। कभी दरवाजे पर आहट सुनाई देती तो फौरन लाठी टेक कर उठती, मगर हर बार मायूसी ही मिलती। पड़ोसन रोज आकर पूछती, अम्मा फराज का कोई पैगाम आया। अम्मा सिर्फ सर झुकाकर कहती, नहीं बेटा, शायद शहर के लोग भूल जाते हैं। अब वो अक्सर बीमार रहने लगी, कभी बुखार, कभी कमजोरी। पड़ोस की औरतें ही उनका ख्याल रखती, दवा देती, खाना बनाती, लेकिन अम्मा का दिल सिर्फ एक बात कहता, मेरा फराज आ जाए, बस एक बार आ जाए। एक रात अहमद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे मुसलसल उल्टियां होने लगी, खून की उल्टियां। सबा घबरा गई, फौरन उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों ने चेकअप किया तो रिपोर्ट देखकर चौंक गए। अहमद के जिस्म में खून की शदीद कमी थी। डॉक्टरों ने कहा, फौरी खून का बंदोबस्त करना होगा, वरना हालत संभालना मुश्किल है। हॉस्पिटल में मौजूद कई लोगों का खून चेक किया गया, मगर किसी का भी अहमद से मैच नहीं हुआ। डॉक्टर ने अहमद से पूछा, बेटा तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार, वालिदैन, बहन, भाई, किसी का खून हो सकता है? अहमद ने धीमे लहजे में कहा, मेरी मां है, गांव में रहती हैं। डॉक्टर ने फौरन कहा, उनसे फौरन राब्ता करें, शायद उनका खून ही मैच हो। अहमद ने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया, कमजोर आवाज में एड्रेस बताया और कहा, जा मेरी अम्मा को ले आ, बस जल्दी। दोस्त फौरन रवाना हुआ। गांव पहुंचा तो अम्मा दरवाजे के पास बैठी थी। उसने सांस लेते हुए कहा, अम्मा अहमद की हालत बहुत खराब है, खून की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है सिर्फ आपका खून लग सकता है। यह सुनकर अम्मा जैसे पत्थर की हो गईं। आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे। बस इतना कहा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं चलती हूं। पड़ोसन ने जल्दी से उनके कपड़े और दुपट्टा संभाला। अम्मा लाठी हाथ में लिए दोस्त के साथ फौरन शहर के लिए निकल गईं। उनके दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी दे, चाहे मेरी ले ले। हॉस्पिटल के कमरे में अहमद निढाल लेटा हुआ था, जिस्म कमजोर, सांसें मध्यम और चेहरे पर जिंदगी के निशान धुंधले हो चुके थे। अचानक दरवाजा खुला। बूढ़ी अम्मा अंदर दाखिल हुई। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए आगे बढ़े। बेटा तू कहां चला गया था? उनकी आवाज टूट रही थी, अल्फाज रुके रुके से निकल रहे थे। अहमद ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा मुझे माफ कर देना। डॉक्टर फौरन कमरे में दाखिल हुआ। उसने अम्मा से खून का टेस्ट लिया और चंद लम्हों बाद उनका खून अहमद को लगा दिया गया। सब खामोश थे, बस मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। शाम तक अहमद की हालत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टर ने दौड़कर आकर नब्ज देखी, फिर आहिस्ता से सर झुकाकर बोला, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही अम्मा के आंसू चीख में बदल गए। वो बेटे के सीने पर गिर पड़ी, रोती रहीं, बिलखती रहीं, और कुछ देर बाद उनकी सांसें भी रुक गईं। हॉस्पिटल के कमरे में खामोशी छा गई। एक मां और बेटे का सफर जो दूरियों से शुरू हुआ था, मौत पर जाकर खत्म हुआ। अहमद और अम्मा के गुजर जाने के बाद सबा की जिंदगी अंधेरों में डूब गई।
वो जो कल तक रंगीन कपड़ों में, ख्वाबों में जीती थी, आज वीरान गलियों में अकेली रह गई। अहमद के जाने के बाद उसके तमाम दोस्तों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। कोई उससे बात नहीं करता था। सब कहते थे, इसी ने अहमद को उसकी मां से जुदा किया था, इसी के सबब दोनों मर गए। वक्त गुजरता गया, मगर सबा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसने बहुत कोशिश की कि कोई सहारा मिल जाए, कोई उससे शादी कर ले, मगर हर जगह से इनकार ही मिला। आखिरकार वो शहर की गलियों में भटकने लगी। कभी किसी दरवाजे पर रोटी मांगती, कभी किसी मस्जिद के बाहर हाथ फैलाए बैठी होती। यूं वो औरत जिसने मां जैसी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, आखिर खुद जिंदगी से भीख मांगने पर मजबूर हो गई। दुनिया की कोई खुशी मां की दुआ के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जिसने मां का दिल तोड़ा, वो कभी सुकून नहीं पा सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी।